हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेस्ट डिस्कशंस ऑफ रीनीट सीरीज। मुझे पता है आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, एनजाइटी है और फिर से वही एनजाइटी वापस आ गई है क्योंकि फिर से वही रीनीट का है। बट वी कांट हेल्प इट ना। सो टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग, टेक इट एज अ चांस कि मुझे चांस मिला है अपनी सिली मिस्टेक्स को एकदम से फिर से ख़त्म करने का। जो गलतियां मैंने करी नीट 1 में, हम उनको दोबारा नहीं करेंगे और उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम ये सोच के बस स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टेस्ट का डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बोल दूं, फिर हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। वी विल डिस्कस कि टॉपिक जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें कौन से ट्रिक से आप उसे इजीली कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं जो नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो बड़े ध्यान से आप ये वीडियो सोल्यूशन देखिएगा ताकि आप इसका मैक्सिमम फायदा ले पाएं। ठीक है जी, करें स्टार्ट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो लीजिए जी, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। वैसे आपका फेवरेट चैप्टर है केमिस्ट्री, ऑल बी नोइंग 46 to 90 चलती है हमारी। तो 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें अपने मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, मास कॉन्सेप्ट, नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में सीधे मोल्स कितने बने, 5/40। ठीक है जी। चलिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले हम सारी ऑप्शन देख लेते हैं ना। 5U, यू रिमेंबर AMU और U, और नहीं याद है तो 1 मिनट में वापिस सीखते हैं। बेटा वही मास, कैल्शियम का मोलर मास है 40। जब हम कहते हैं 40 ग्राम, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, यानी एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ कैल्शियम एटम, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स। पर जब हम कहते हैं ना वन, जब हम कहते हैं 1 मोल, जब हम कहते हैं 1 मोल, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। पर जब हम कहते हैं AMU, सेम मोलर मास हमने दे दिया AMU में, वी आर सेइंग 40 AMU। तो 40 AMU होता है सिर्फ एक कैल्शियम एटम। 40 AMU क्या हो गया, सिर्फ एक कैल्शियम एटम। ठीक है जी। तो 40 AMU आपका हो गया एक कैल्शियम एटम। अब एक कैल्शियम एटम है तो इसका मतलब 40U और 40 AMU इज 1 कैल्शियम एटम। तो ये तो बहुत ही कम होने वाला है ना, क्योंकि सिर्फ 5U है। ठीक है जी। तो 5U आपके पास क्या बनेगा, 1/40 इंटू 5। ठीक है जी। चलिए, 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, यस, जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो बिल्कुल ही सीधा दिख रहा है। 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम का मतलब है कि आपके पास 5 मोल्स है सीधे। देखो यहाँ तो कहीं भी आप 5 मोल्स तक नहीं पहुंचे और यहाँ आप सीधे 5 मोल्स पे पहुंच गए। यस, यू शुड चेक द ऑप्शन नंबर 4 एज वेल, बट आंसर 3 सेट हो चुका है। 4 में क्या है, 40 ग्राम, 40/40 इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है जी, 40/40 इज इक्वल टू 1 मोल। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, हमारा आंसर तो आ गया 3। पर क्या कर सकते हैं हम इनको अरेंज कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोल्स में, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाएं। AMU कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, मोल्स का मास कॉन्सेप्ट, नंबर कॉन्सेप्ट, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल का मास एलिमेंट्स के लिए उनका ग्राम एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूल्स के लिए उनका मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है जी। चलें बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। लो जी, एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल जरूर अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे रिवाइज करके जाएं। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स एक तो खुद बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट में भी एनसीईआरटी कवर कर रहा है, सोल्यूशंस में भी कवर कर रहा है। और सेकेंडली, जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं उनके बिना आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते। तो लास्ट रिजॉर्ट पे, लास्ट मोमेंट पे अपनी मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, इंटर कन्वर्जन, ये क्वेश्चन ट्राई करते रहे। एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो हम सबको पता है मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कौन है जी सोल्यूट यहाँ पे इस वक्त, NaCl, डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे ml में लेते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मोलारिटीज मोल्स पर लीटर। ठीक है जी। अब आपको दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना मास है जी, 5.85। जरूर याद रखें, फटाफट से टिप्स पे रखें, NaCl का मोलर मास, NaCl का मोलर मास, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, तो कितना बना NaCl का मोलर मास, 58.5। ठीक है जी, 58.5, ये क्या आ गया आपके मोल्स। वॉल्यूम कितना है, 500 ml, और क्योंकि ये ml में है तो इंटू 1000। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी सिंपल, फटाफट से करें कैलकुलेशन और क्या बन गया आपका आंसर, 3rd। डन जी। चले आगे। लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहले जरूर मार्क कर ले जब आप अपना फाइनल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, उसको जरूर मार्क कर लें। ठीक है जी। और
यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो बहुत प्यारी प्यारी 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छा से रेडॉक्स आपका, रेडॉक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन के थ्रू हो जाएंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। The compound AgF2 is unstable compound. Yes, very important. सिल्वर की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है जी। एनसीईआरटी कहती है अगर सिल्वर +2 में रखेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। सिल्वर की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एनसीईआरटी रेडॉक्स चैप्टर में लिखती है +1 है। इसका मतलब ये तो ठीक हो गया, AgF2 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आपने बना ही AgF2 लिया है तो वो तो स्टेबल नहीं है, तो AgF2 किस में चेंज होना चाहेगा, AgF2 will like to change to silver। अब अगर AgF2 सिल्वर में चेंज होना चाह रहा है, मतलब वो खुद क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस। क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस। और जो खुद रिड्यूस होना चाहता है दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गई है जी। The decomposition of H2O2 is an example of disproportionation redox reaction। H2O2 की डिकम्पोजिशन आई होप हम सबको याद है, नहीं तो फिर याद कर लें। इट विल गिव यू वाटर एंड O2, इट विल गिव यू वाटर एंड O2। एंड डू रिमेंबर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट परोक्साइड्स में क्या होती है, -1, और नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है, -2। और किसी भी एलिमेंट की उसकी एलिमेंट्री स्टेट में, फ्री स्टेट में क्या रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 0। अब ये -1 से -2 भी हुआ है और -1 से 0 भी हुआ है, यानी रिड्यूस भी हुआ है, यानी ऑक्सीडाइज भी हुआ है। तो यस, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। इन कार्बन सब ऑक्साइड, अब सब ऑक्साइड फॉर्मूला याद आ रहा है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन सब ऑक्साइड। नहीं याद आ रहा, कोई नहीं जी, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। C3O2 इज कार्बन सब ऑक्साइड, और कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे जी आप, और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड। एनसीईआरटी मेंशन्ड इट, C3O2, Br3O8, ठीक है, एंड टेट्राथायोनेट आयन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में एनसीईआरटी इनके स्ट्रक्चर्स बना रही है, और नीट वालों को बहुत पसंद है। प्लीज ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉलम एनसीईआरटी से खोलें और वहां पे वो स्ट्रक्चर्स याद करें, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ये सब करें। तो हम वैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2। चलिए क्वेश्चन के बहाने एक और कॉन्सेप्ट फटाफट से रिवाइज कर लें। अगर एक कार्बन कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, 0 पाई बॉन्ड बनाता है, यू रिमेंबर बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन क्या लेनी होती है, sp3। पर अगर वो 1 पाई बॉन्ड बनाता है तो sp2, और अगर वो 2 पाई बॉन्ड बनाता है तो sp। अब आप यहां देख पा रहे हो, यहां पे कार्बन, इनफैक्ट एवरी कार्बन कितने कितने पाई बॉन्ड्स बना रहा है, 2। इसका मतलब यहां इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की क्या है, sp, बिकॉज ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 2 पाई बॉन्ड्स, सो sp। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई दिस इज द क्वेश्चंस आंसर। इनकरेक्ट इज थर्ड, ठीक है जी। CrO5 बहुत ही प्यारा सा CrO5, ठीक है। CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, यू रिमेंबर CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जरूर याद करके जाएं, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये पता चल जाता है कि इसमें 2 परऑक्साइड लिंकेज हैं, और दूसरा ये पता चल जाता है कि इसमें 4 ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यू सी OO लिंकेज इज परऑक्साइड लिंकेज, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपको दिख रहा है एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें। CrO5 में अगर कोई आपसे पूछे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बैठेगी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रहेगी +6, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +6, ये भी जरूर याद करें। 2 परऑक्सी लिंकेजेस आ गई जी, 4 ऑक्सीजन इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 1 ऑक्सीजन इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चीजें आपकी हेल्प कर रही हैं, फाइनल टाइम लास्ट मोमेंट रिवीजन पे आपकी हेल्प कर रही है, और ये ऑप्शन भी करेक्ट थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इनकरेक्ट, हमने पूछा था, तो आंसर वाज थर्ड। डन है जी, चले आगे। ओके जी। Which one of the following gaseous equilibrium, Kp is less than Kp, Kc, Kp is less than Kc। चले फिर ऐसा ही होगा ना मॉक टेस्ट में, हर क्वेश्चन के साथ आपको नए चैप्टर पे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, और ये दिमाग तभी चलेगा ना जब हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में अच्छे से हमने रखे हैं। तो प्लीज सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है जी, और हम भी वही कोशिश करें
केपी का फॉर्मूला याद करें फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ऑल दो, और नीट बार बार पूछता है, केपी इज इक्वल टू KCRT डेल्टा NG, केपी इज इक्वल टू KCRT डेल्टा NG, है ना, एंड डेल्टा NG हमें याद है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है जी। तो डेल्टा NG हमने कहा केपी लेस देन केसी होगा, तो केपी लेस देन केसी फॉर्मूला में सोचे तभी बन सकता है इफ डेल्टा NG इज नेगेटिव। अगर डेल्टा NG 0 होता था तो केपी केसी के बराबर है, अगर डेल्टा NG पॉजिटिव आएगा तो केपी विल बी ग्रेटर, बट क्वेश्चन में क्या पूछे, केपी केसी से कम है, केपी केसी से कम है, डेल्टा NG नेगेटिव। तो हम जल्दी से सबका डेल्टा NG देख लेते हैं ना। इसका डेल्टा NG क्या बनेगा जी, 2 - 1, 2 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा NG बनेगा 1। इस वाले का डेल्टा NG क्या बनेगा जी, 0, 2 - 2 0, ठीक है। अच्छा जी, देन इस वाले का डेल्टा NG चेक करें, डेल्टा NG बनेगा 2 - 2 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 3 मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इट इज -1। एंड लास्ट वाले में डेल्टा NG फिर से 2 मोल्स ऑफ दिस 2 मोल्स ऑफ दिस एंड इट इज 0, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है और आई थिंक आंसर की भी आपको मिल रही है, फिर भी हम अपने रिवीजन के लिए रिवाइज कर लें। अगर हम यहां देखते हैं तो केपी केसी से बड़ा आएगा, इस केस में केपी केसी के बराबर आएगा, पर इस केस में केपी केसी से कम आएगा, यहां फिर से केपी केसी बराबर होंगे। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, वापस देखिए, केपी इज लेस देन केसी, तो व्हाट इज आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, दैट इज आंसर की इज 3, ठीक है जी, आंसर की हो गया 3, ठीक है। तो बड़े ध्यान से ये चीजें अटेम्प्ट करें, और बहुत इजी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर से नीट पिक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये वाली चीजें केपी केसी ली-शैटले प्रिंसिपल ये चीजें रिवाइज करके जाएं, ठीक है जी। चलिए आगे, कार्बन इज एबल टू शो पी ब्लॉक +1, ठीक है जी, NTA सिलेबस काइंडली लाइंस NCERT की बहुत अच्छे से लर्न करके जाएं। केपी कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रॉपिक फॉर्म, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फलरेन। वी आर जस्ट आस्किंग रीजन, व्हाट इज द रीजन, द बेस्ट एक्सप्लेन, दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन, अच्छे से देखिएगा, स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं है, अपनी फैमिली में कार्बन का साइज सबसे छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, पर हम किसका रीजन पूछ रहे हैं, ये देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्डिंग। यू रिमेंबर कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने जैसे और लोगों से बॉन्ड बनाना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और आपको पता है कैटिनेशन किस पे डिपेंड करती है, कैटिनेशन डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। और कार्बन के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पूरे पीरियोडिक टेबल में इतनी ज्यादा है कि हमने उसके बेस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग कर दी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन कार्बन इज एबल टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, मल्टीपल बॉन्ड, साइक्लिक रिंग्स एंड सो मेनी organic compounds. So the best answer for this question is, that is property of catenation and p-pi bonding. Higher electronegativity and property of catenation. Higher electronegativity is also the correct, but NCERT write it's p-pi bonding. Inability to expand its covalency beyond 4. Statement ये भी ठीक है, कार्बन और बाकी सेकेंड पीरियड एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, लाइक बोरोन कैन नॉट एक्सपैंड देयर कोवलेंसी बियॉन्ड 4। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन साथ में आपको टिप्स दे रही हूँ, कार्बन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, आप कभी भी इनके 5 बॉन्ड्स नहीं देखते हो, दे कांट एक्सपैंड देयर कोवलेंसी बियॉन्ड 4 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था कि दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन, सो आंसर इज 2, ठीक है जी। चले आगे, स्टेटमेंट, if the solution with pH 3 is diluted to double the volume, the pH of solution will fall to 2, ठीक है जी। आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत ही सुंदर सी स्टेटमेंट है, पीएच और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, पीएच और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है जी। हम इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचिए, आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचिए कि आपने क्या करा, पीएच वाज 3 है ना, एंड वॉल्यूम इज डबल्ड। अगर pH 3 और वॉल्यूम डबल हो रहा है, इसका मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, और अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है तो pH विल इंक्रीज ना, pH इंक्रीजेस, pH विल इंक्रीज, pH इंक्रीजेस। आपके पास H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या करी है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी है, तो pH तो इंक्रीज करेगी। आप सोचो ना, जितने H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है, pH उतनी कम होती है,
pH3 इज मोर एसिडिक देन pH4। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, दोबारा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, आप कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इफ द सोल्यूशन विद pH3 इज डाइल्यूटेड टू डबल द वॉल्यूम, द pH ऑफ सोल्यूशन विल फॉल टू 2। द pH ऑफ सोल्यूशन विल फॉल टू 2। कैसे pH कम कैसे हो जाएगी, आपने तो उसका वॉल्यूम डबल करा है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप कहते हो कि नहीं मैम हमें पूरा सॉल्व करना है, तो यस यू कैन सॉल्व, नो वरीज इन दैट आल्सो, आई कैन एक्सप्लेन इट। pH3 है तो सबको पता है H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, H पॉजिटिव आयंस इज 10⁻³ और उसने कहा वॉल्यूम डबल किया है। इसका मतलब अगर फर्स्ट वॉल्यूम 1 लीटर था तो सेकेंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 लीटर। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2, थोड़ा लंबा हो जाएगा पर अपनी तसल्ली के लिए, और वहां से आप फाइनल pH निकाल सकते हो, फाइनल m2 कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। अगेन यू विल प्रूव दिस, बट आप इसे कंसेप्चुअली हैंडल करोगे तब भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। pH is inverse, sorry, this statement is wrong because solution will fall to 2 कह रहा है, तो wrong statement हो गई। ठीक है जी। pH is inversely proportional to the volume of the solution। pH is inversely proportional to the volume of solution, मतलब वॉल्यूम बढ़ाया और pH कम हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो यही हुआ ना, वॉल्यूम बढ़ाया pH कम हो गई। तो यही बात तुम स्टेटमेंट 1 में एक्सप्लेन करें कि नहीं, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो pH बढ़ रही है। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की आप डाइल्यूशन कर रहे हो, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो pH कम हो जाएगी। ठीक है जी, चलें आगे। सॉरी, वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो तो उसमें pH उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी है। चलिए जी, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड इज, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड इज। ठीक है जी, फिर से पहले मार्क कर लीजिए अपने लिए, हम इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। NH2NP1 ग्रेटर देन NH2NP3 आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम फिर से ले आए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जल्दी से रिवाइज कराऊं, आयनाइजेशन एनर्जी की 3 एक्सेप्शन है, जरूर जेब में डाल के जाना। नीट में एक्सेप्शन पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। कौन सी 3 एक्सेप्शन है जी, noble gases have highest IE1 in their respective period, although they are very large size, because fully filled configuration है, noble gases की highest IE1 है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब अगर हम आते हैं ग्रुप 15-16 में, रिमेंबर ग्रुप 15 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, NH2NP3 है, ग्रुप 16 NH2NP4 है, तो जनरली ग्रुप 15 की IE1 ग्रुप 16 से ज्यादा है, NCERT राइट्स। फिर आता है जी आपका ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13। ग्रुप 2 यू रिमेंबर बेरिलियम फैमिली, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली। बेरिलियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, बेरिलियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम पूछ रहे हैं NH2NP1, NH2NP1 पूछ रहे हैं, NH2NP1 ग्रेटर देन NH2NP3। ध्यान से देखें, NH2NP1 ग्रेटर देन NH2NP3, नो, ये ग्रुप 13 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है और वो ग्रुप 15 की है। अभी तो बोला ग्रुप 15 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड की ज्यादा है, तो दिस इज रॉन्ग। P6 इक्वल टू P3 आयनाइजेशन एनर्जी, हम कह रहे हैं कि फुली फिल्ड P6 की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट P3 के बराबर है। बिल्कुल नहीं, बहुत फर्क है। और आपको एक टिप शेयर करूं यहाँ पे, अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाना है तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या जो भी कॉन्फ़िगरेशन दी है NP6, उसके बाद आपका NP5 आएगा। बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को ग्रुप 13 ग्रुप 15 वाली बात, NP3 यहां है बेटा, ठीक है, NP3 यहां है, NP4 यहां है। कहां कहां आप मिसकॉन्सेप्शन कर जाते हो, आपको लगता है ग्रुप 15 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, आपको ये बात बहुत पसंद आती है, आप हर जगह उसे लगाते हो। भाई नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, मान लिया, क्या नाइट्रोजन की फ्लोरीन से भी ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, फ्लोरीन का साइज और छोटा हो गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। तो जनरल ऑर्डर जो आपने फॉलो करना है, NP6 फिर NP5 फिर NP3 फिर NP4। तो यू सी देयर इज अ बिग डिफरेंस, दिस इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं जी। देखो तीसरी चीज, कितना थॉरो हम पेपर लेके आए कि आपकी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 2 ही बातें काफी हैं जी। ग्रुप 17 की मोस्ट नेगेटिव है बिकॉज दे वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे हैव अ फुल टेंडेंसी, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, दे विल अचीव फुली फिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एफिनिटी ग्रुप 17 वालों की सबसे ज्यादा है, ठीक है, और ग्रुप 17 में भी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। लेकिन ग्रुप 18 वालों की पॉजिटिव डेल्टा Hg है, मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा Hg है, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 की यानी NP5 की ज्यादा है देन NP4। ठीक है, ग्रुप 17 की ग्रुप 16 से ज्यादा है। चलिए जी, एक और ऑप्शन बहुत ही सुंदर,
एक बार एनालाइज कर लें, इसको भी गलत कर जाते हैं हम। आर्गन 3d10 4s2, जल्दी से याद करें, आर्गन 3d10 4s2 30, 30 इज जिंक। अब ये जिंक है और यहां हम चले गए हैं आगे ग्रुप 14 में, ठीक है जी। तो लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है ना, तो लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि डी ब्लॉक से आप पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हो तो साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट रिमेंबर हमने पूछा क्या है, हमने पूछा है इनकरेक्ट ऑर्डर, तो इनकरेक्ट ऑर्डर इज सेकेंड ओनली, इनकरेक्ट ऑर्डर इज सेकेंड ओनली, ठीक है जी। डन जी, पीरियोडिक की बहुत सारी बातें रिवाइज होगी इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Consider the following elements with outer electronic configuration. Again periodic का क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से हैंडल करते हैं। हमने देखा नीट 2025, नीट 2026 पार्ट 1, इन सब में आपको थोड़े लेंदी क्वेश्चन केमिस्ट्री में मिले हैं, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following elements with outer, consider the following elements with outer electronic configuration, ns2 np6 है, n5 है, ठीक है जी। तो जरा लिखते जाएं साथ साथ, ns2 np6 है पर वो कह रहा है n5 है, इसका मतलब ये बना 5s2 5p6, ये बना 5s2 5p6। क्या दिख रहा है, 5s2 5p6 है, तो 5s2 5p6 मतलब फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैसेस। तो कौन सा ग्रुप होता है जी नोबल गैसेस का, ग्रुप 18 है ना। और period, highest value of principal quantum number in the configuration, you remember that gives you the period, तो period is 5th, ठीक है, ग्रुप 18 है, पीरियड 5th है। फिर से ध्यान दें, उन्होंने पूछा है which of the following statement is incorrect, incorrect। एलिमेंट ए बिलोंग्स टू 4th पीरियड एंड 18th ग्रुप, 4th पीरियड नहीं है जी, 5th पीरियड है, इनकरेक्ट। एलिमेंट बी, चलिए बी को लिख के देख लेते हैं जी। अब बी आपके पास हुआ n-1d2 ns2, यानी 4d2 और 4s2। अब 4d2 4s2, रिमेंबर डी ब्लॉक पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, तो इसमें आपके पास ग्रुप नंबर, यू रिमेंबर ग्रुप नंबर के लिए क्या करते थे, डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते थे, तो ग्रुप नंबर कितना बना 4, और पीरियड क्या हुआ इसका 4th, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड इज 4th। तो एलिमेंट बी बिलोंग्स टू 4th पीरियड एंड 4th ग्रुप, यस ये तो करेक्ट हो गया। चलिए जी शुरू करें। अब हम सी को शुरू कर रहे हैं, तो सी की बात करते हैं, तो सी की कॉन्फ़िगरेशन लिखे जरा। तो सी की कॉन्फ़िगरेशन हुई हमारे पास, एन की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब दिस इज 4f7, दिस इज 5d1 एंड दिस इज 6s2। अब आपको दिख रहा है 4f7 है, 4f7 हुआ, इसका मतलब ये पार्शली फिल्ड डी है, पार्शली फिल्ड एफ है, और पार्शली फिल्ड एफ याद आया क्या था, पार्शली फिल्ड एफ किस में होते हैं, एफ ब्लॉक में, ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दिस इज एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में थोड़ा सा और याद करें, एफ ब्लॉक में तो आते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, तो थोड़ा और याद करें, 4f की फिलिंग किस में हो रही होती है, लेंथेनॉइड्स में, 4f की फिलिंग किस में हो रही होती है, लेंथेनॉइड्स में, और 5f की फिलिंग एक्टेनॉइड्स में। यह एक और वे आउट है, आप इसका एटॉमिक नंबर देख लीजिए ना, इसके आगे जीनॉन होगा, है ना, इसके आगे आपके पास क्या होगा, जीनॉन, जीनॉन इज 54, 54 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, 10, तो Z is 64। एंड आपका रिमेंबर, यू रिमेंबर लेंथेनॉइड्स के एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 58 से 71। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड्स के कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल्स है बेटे, डी एंड एफ ब्लॉक में आपने याद करी होंगी, और उनके एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लिए, कई बार आपका क्वेश्चन वहीं से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपके पास है तो 4th, ये है तो एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के बाद आपके पास, ये एफ ब्लॉक के बाद आपके पास क्या है, एफ ब्लॉक के बाद दिस इज ग्रुप नंबर 3। एक और टिप दे रही हूँ, याद है आपको, ग्रुप नंबर 3 इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसी से आपने लेंथेनॉइड्स निकाले हैं, इसी से आपने एक्टेनॉइड्स निकाले हैं, और इसका पीरियड क्या है आपके पास, पीरियड इज 6, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 6। बट क्या बोल रही हूं मैं, दिस इज अ लेंथेनॉइड, दिस इज अ लेंथेनॉइड। अब क्वेश्चन को दोबारा देखें, वो कहता है एलिमेंट सी बिलोंग्स टू 6 पीरियड, हो गया जी, एंड 3rd ग्रुप, एंड इट इज एक्टेनॉइड एलिमेंट, इट इज एक्टेनॉइड एलिमेंट, नो नो इट इज नॉट एक्टेनॉइड, इट इज लेंथेनॉइड, ठीक है जी, इट इज लेंथेनॉइड। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हमने पूछा था इनकरेक्ट, ध्यान से देखना, काफी लेंदी और काफी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है, हमने पूछा था इनकरेक्ट, तो आंसर इज बोथ 1 एंड 3। पीरियोडिक पोजीशंस 2025 में अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है, तो तैयार करके जाइए, लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड्स के एटॉमिक नंबर जरूर याद करके जाइए, ठीक है जी। चलिए आगे। अब जी
in the estimation of sulfur by Carius method, sulfur by Carius method, सल्फर को याद करते ही पहले सल्फर की परसेंटेज, चलिए जी एक और टिप दे रही हूँ, प्यूरिफिकेशन चैप्टर जो आपका है करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें देखिए जी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स अच्छे से एनसीईआरटी एग्जांपल्स लर्न करके जाइए, हर साल उसका एक आधा क्वेश्चन आता है, इवन इस बार भी नीट 1 में भी उसका क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद टेक्निक्स हो गई आपकी, उसके बाद आपने जाना है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें सबके टेस्ट है, लेसिजेनिक टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, हेलोजेंस, फास्फोरस, है ना, सल्फर, उसके बाद आपके पास इन सबके कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट भी है। वो टेस्टिंग पार्ट अलग से एक्सपेरिमेंट इंक्लूड करें, बार बार हम आपको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। और फिर जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, परसेंटेज, तो जस्ट लर्न द फॉर्मूलाज ना, सल्फर की, नाइट्रोजन की परसेंटेज, सल्फर की परसेंटेज, कार्बन हाइड्रोजन, उनके फॉर्मूलाज प्लीज लिख लिख के याद कर लीजिए, ठीक है जी। और अगर आपने सल्फर की परसेंटेज का फॉर्मूला याद करा है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। सल्फर का फॉर्मूला जब वो बेरियम सल्फेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता है, 32/233, ऊपर क्या लिखते हैं, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट कितने आ रहे हैं, नीचे आप क्या लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपके पास क्वेश्चन में मेंशन्ड है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर सिर्फ उनके लिए बच्चों जो फॉर्मूलाज लर्न करके जाएंगे। और जब आप इस फॉर्मूला में इवन कैलकुलेशन पार्ट यू विल सी, जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो कैलकुलेशन पार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी। बेरियम सल्फेट का वेट यहाँ पे आपके पास आ गया जी 0.466, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हमारे पास है जी 0.32। कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट आंसर यू विल गेट एज 20, ठीक है। सो इसका मतलब परसेंटेज का आंसर हो गया 20। तो आपने ये फॉर्मूलाज प्लीज लास्ट मोमेंट पे एक बार लिख लिख के रिवाइज करके जाएं, ठीक है जी। चलें आगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। Cobalt chloride forms several octahedral complexes with ammonia. The solution of among the following complexes will have highest vapor pressure. Will have highest vapor pressure. दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करा है हमने। पहले तो आप वो कॉम्प्लेक्स ढूंढे जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन तो दिख ही रहा है, सोल्यूशन भी है, ठीक है। अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इफ यू रिमेंबर एनसीईआरटी, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, है ना। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर मेनली 6 लेते हैं हम। तो हम इन सबके फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश करें, तो जो पहले वाला फॉर्मूला बनाओगे, कोबाल्ट के साथ आपने 4 अमोनिया लगाया, साथ में आपने 2 Cl, क्योंकि पहले आप अमोनिया को एज अ लिगेंड लगाते हो, पर 6 पूरा करना है, 1 Cl बाहर आया, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला बनाए, दूसरे फॉर्मूले में आपने कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया लगाया, और फिर आपके पास 1 Cl अंदर आएगा, तो इसका मतलब यहां पे आप बनाएंगे Cl2। तीसरी ऑप्शन, कोबाल्ट के साथ आपको 3 अमोनिया मिल रहे हैं, लेकिन 3 Cl भी आपको अंदर रखने पड़ेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो रहा है जी ये, ठीक है जी। और 4, अब आपने सारा कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया अंदर लगा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, और Cl3। अगर आपको ये फॉर्मूलाज की फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही तो जस्ट रिमेंबर अ सिंपल टिप, आप कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, 6, अमोनिया और Cl वाले में 6 है। अच्छा, जब आपने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाना है बाय गिवन द नॉर्मल फॉर्मूला, तो आप सबसे पहले अमोनिया को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरी करने की कोशिश करेंगे, बट अगर अमोनिया 6 से कम है तो बाकी आप कोऑर्डिनेशन नंबर, वर्नर थ्योरी यू रिमेंबर, आप Cl से कंप्लीट करेंगे। एंड वर्नर थ्योरी से कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस हमेशा ही नीट के लिए एवरग्रीन क्वेश्चंस है, दे कैन बी आस्क्ड, ठीक है। अब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पे पहुंच गई, सोल्यूशन चैप्टर, तो जिसका आई फैक्टर, यू रिमेंबर वैंट ऑफ फैक्टर, जिसका वैंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, यू रिमेंबर उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। हमने सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारी एक लाइन में हमने रिवाइज कर देनी है। जिसका वैंट ऑफ फैक्टर, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है और बाकी सब कुछ सेम है, तो जिसका वैंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा है, जिसका वैंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ आयंस पार्टिकल ज्यादा बनेंगे, तो उसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगी, उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। पर क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो रही है, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछा है, जल्दबाजी में गलत मत कीजिए, हाईएस्ट वेपर प्रेशर उसका लेंगे जिसका आई फैक्टर सबसे कम है। तो लेट्स चेक देयर आई फैक्टर देन। तो सबसे पहले इसके कितने पार्टिकल्स बनेंगे, 2,
इसके कितने पार्टिकल्स बनेंगे 3, इसका पार्टिकल एक ही बनेगा। जल्दबाजी में बच्चा एक और कॉन्सेप्ट गलत कर जाता है, वो सोचता है आई फैक्टर 0। बेटा वेंट ऑफ फैक्टर आई फैक्टर 0 नहीं हो सकता, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आई आप 0 कैसे लगाओगे। तो अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं कर रहा है तो उसका आई फैक्टर क्या लेना होता है 1, और इसका आई फैक्टर आपके पास क्या हो गया 4। हमें क्या ढूंढना था हाईएस्ट वेपर प्रेशर। हाईएस्ट वेपर प्रेशर मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका आई फैक्टर सबसे कम है। तो क्या आंसर बना हमारे पास इस क्वेश्चन में, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा मल्टी कॉन्सेप्ट था, हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से थॉरली रिवाइज करना है, इसलिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं कि आप कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें सीख लें क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है जी, लास्ट मोमेंट रिवीजन पे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए जी आगे बढ़े। चलिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आ गया जी। AB gaseous giving A gaseous plus B gaseous, Kp is equal to 4 times, Kp is equal to 4 times। जरूर अंडरलाइन कर लिया कीजिए कि पूछा क्या है, टोटल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A formed at equilibrium is, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A formed at equilibrium is। ठीक है जी, तो आपके पास अगर हमने ये फॉर्मूला लिखने की कोशिश करी तो हमारे पास अगर कोई मोल्स नहीं दिए होते तो हम इनिशियली किससे स्टार्ट करते हैं 1, दिस इज 0, दिस इज 0। लेट अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब दिस वाज इनिशियल एट इक्विलिब्रियम, इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इट इज 1 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। ठीक है जी, टोटल मोल्स आपके पास कितने हो गए, टोटल मोल्स आपके पास हो गए हैं 1 प्लस अल्फा। यू रिमेंबर टोटल मोल्स है 1 प्लस अल्फा। यहां से फिर आप क्या निकालते हो, यहां से आप इसका Kn निकालते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से आपने इसका Kn निकाला, Kn का फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, Kn का फॉर्मूला आपके पास Kn इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने मोल्स हैं, ए के अल्फा, बी के भी कितने हैं अल्फा इक्विलिब्रियम पे, और ये कितना है 1 माइनस अल्फा। तो Kn कितना आ गया अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और यू रिमेंबर दैट Kp का फॉर्मूला जिससे डायरेक्ट Kn निकाला और इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो। अब Kp आपने लगाया Kn का फॉर्मूला क्या लिखा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, P को आपने P ही लिखा, और समेशन n, टोटल मोल्स कितने हो चुके थे 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो Kp का फॉर्मूला आपके पास क्या आया अल्फा स्क्वायर P ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस इज इक्वल टू 4P। क्या दिया हमें इसको, दिस इज 4P। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू 4P। अच्छा, अब आपके पास ये 4P है, इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि जो P आपके पास है, P तो यहां से कट गया, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज 4। ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज 4। तो कैसे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। तो 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अल्फा स्क्वायर इज 4 बाय 5, अल्फा स्क्वायर इज 4 बाय 5। तो फिर अल्फा क्या आया आपके पास, अल्फा आपके पास आया 2 बाय रूट 5। ठीक है जी, यानी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, वापिस देखें, हमें क्वेश्चन में पूछा था मोल्स ऑफ ए, और मोल्स ऑफ ए कितने हैं अल्फा, और अल्फा का आंसर हमने क्या निकाला 2 बाय रूट 5। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 2 बाय रूट 5। ठीक है, आपको एक और टिप दूं, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा, ये जो फॉर्मूला ना इसे पूरा ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नीट के पेपर में। ये जो फॉर्मूला हमने फाइनली बनाया ना, ये फॉर्मूला यू सी दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने फाइनली बनाया है, ये फॉर्मूला ऐसे सारी क्वेश्चंस में लगता है जहां हम A इज गिविंग B प्लस C, यानी 1 मोल रिएक्टेंट गैसियस रिएक्शन हो पूरी और 2 मोल प्रोडक्ट्स बने हो, जैसे PCl5 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलते हैं, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं अपने लिए तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा और टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी डिटेल्ड मैंने बता दी है इसकी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लो जी, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एसएन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट ऑल टाइम फेवरेट, एसएन रिएक्टिविटी, चाहे वो एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन है, चाहे वो एराइल हैलाइड्स का क्वेश्चन है, आपने SN1 SN2 की रिएक्टिविटी के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने जरूर याद करके जाना है। एराइल हैलाइड्स में आप कैसे देखते हो आपने जरूर याद करके जाना है। तो आपको याद है नाइट्रो ग्रुप आके, क्योंकि एराइल हैलाइड्स में अगर आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। हम SN रिएक्शन की बात करें, ठीक है, SE की बात बिल्कुल नहीं करें, SN रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो SN रिएक्शन में रिएक्टिविटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वाली जो एराइल हैलाइड्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब क्या करें जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो यहां भी एक ही नाइट्रो है, यहां भी है, यहां भी है, तो अगली बात पे आते हैं, रेजोनेंस। नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई एज वेल एज माइनस आर, पर माइनस आई डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा होगा और पैरा पे सबसे कम होगा। रेजोनेंस के बारे में क्या याद है हमें, रेजोनेंस मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं करती, यानी अगर नाइट्रो ग्रुप एराइल हैलाइड्स में मेटा पे लगा है तो वो सिर्फ माइनस आर दे पाएगा, रेजोनेंस नहीं दे पाएगा। यानी यहां पे नाइट्रो इज शोइंग ओनली माइनस आई, here nitro is showing minus I as well as minus R, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, यहां पे माइनस I और माइनस R। अच्छा मैम, ये तो पता चल गया कि अब सबसे कम रिएक्टिव A होगा, यानी A को हमें सबसे पीछे रखना है, बट व्हाट अबाउट B एंड C? अब B एंड C में बस एक ही कॉन्सेप्ट है ना, देखिए रेजोनेंस बराबर माइनस आर इज इक्वल, पर डिस्टेंस के साथ माइनस आई कम होता है, तो यहाँ नाइट्रो माइनस आई सबसे ज्यादा और यहाँ माइनस आई सबसे कम है, तो फिर इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव बना हमारे पास सी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बना सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए। तो ध्यान से देख लीजिए कहाँ है ये ऑप्शन, सी फिर बी और लास्ट में ए, तो आंसर मार्क करेंगे हम 4। तो रिएक्टिविटीज बिल्कुल जरूर, रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स SN1 SN2 और SN2AR जो एराइल हैलाइड्स में जरूर लर्न करके जाए, लास्ट मोमेंट पे जरूर रिवाइज करें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How many of the following statements is are correct for hydrogen like sample where electrons make transition from fourth excited state to second state? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड स्टेट नॉट एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड स्टेट, ठीक है जी। और हमें पूछना है इलेक्ट्रॉन्स मेक अ ट्रांजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मेक अ ट्रांजिशन, इसका मतलब जब हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले यू रिमेंबर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, SL इज स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, n माइनस N2 माइनस N1, अगर वो हायर से नीचे लोअर में जा रहा है N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है जी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। अब आप ये देख पा रहे हो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, तो रिमेंबर N2 की वैल्यू हम यहाँ पे 5 लेंगे, एक्साइटेड स्टेट फोर्थ टाइम एक्साइट होके कहाँ गया, फिफ्थ में, एक्साइटेड स्टेट में हमेशा नेक्स्ट वाली लेते हैं, और ग्राउंड स्टेट मतलब सेकंड स्टेट जहां आया दैट इज 2। अब आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, तो फॉर्मूले में लगाएं जरा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास हुई 5 माइनस 2 और यहाँ पे आपके पास 5 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, और क्या आएगा इसका आंसर 6। इसका मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास कितनी आ गई, 6, यानी ये ऑप्शन तो हो गई करेक्ट। आगे बढ़े, नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज। अब इसके लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, जैसे एक पर्टिकुलर सीरीज में पूछा है, जैसे बाल्मर सीरीज में पूछा है, तो बाल्मर सीरीज के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पर्टिकुलरली बाल्मर सीरीज में लाइंस पूछी हैं तो बेटा एक सिंपल सी टिप है, आपको पूरी लाइंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूछा गया बाल्मर सीरीज, अब आपने क्या करना है, कहां से गिर रहे थे, कौन सी स्टेट से, 5 से, बाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट जहां के गिरता है, आप सबको याद है ना, बाल्मर मतलब फाइनली कहां के गिरना है, 2 में, इसका मतलब आप वो जो सीरीज लिमिट है बस वो आप वहां से माइनस करते हैं, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू आपके पास कितनी आई लाइंस, 3, बाल्मर सीरीज में कितनी लाइंस आई, दैट इज 3। अच्छा जी, फिर नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू पाश्चन सीरीज। अब पाश्चन सीरीज के लिए फिर से वही टिप लगाएंगे। अब पाश्चन सीरीज, लाइमन बाल्मर पाश्चन, पाश्चन सीरीज का मतलब होता है कहां से आया,
आना तो 5 से है पर गिरना कहाँ है 3 में। जो उस सीरीज की लास्ट लिमिट है ना, जिसको आप n1 बोलते हो अपने रिडबर्ग फॉर्मूला में, बस वो आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो उस सीरीज की पर्टिकुलर लाइंस मिल जाएंगी, तो ये हो गई 2। इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू पार्शियल सीरीज इज 2। इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। तो उन्होंने पूछा था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, तो हाउ मेनी आर करेक्ट, आंसर इज 3। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डन जी, आगे बढ़े, चलिए। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, आपकी फेवरेट ऑर्गेनिक आ गई है, पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है जी, पी क्यू आर सबको ढूंढना है। सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन पे क्या डाला, एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन हाइड्रस AlCl3। जल्दी से याद करें क्या है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और साथ के साथ एक और चीज याद कर लें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होते हैं, कार्बोकेटाइंस, और कार्बोकेटाइंस में क्या होता है, रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, तो आपके पास सबसे पहली बात, आपने सबसे पहले बेंजीन पे ये कार्बोकेटाइन बनाया। ठीक है, और AlCl3 ने क्या करा, यहां से Cl नेगेटिव ले लिया। कार्बोकेटाइन कौन सा जनरेट हुआ, कार्बोकेटाइन तो जनरेट हुआ यहाँ पे N प्रोपाइल, बट ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, इट विल टेक अ हाइड्राइड शिफ्ट, और जैसे ये हाइड्राइड शिफ्ट लेगा इट विल फॉर्म मोर स्टेबल इंटरमीडिएट दैट इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पे जाके अटैच होगा। और जब ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैच हो रहा है, इसका मतलब आपके पास बेंजीन पे क्या बन रहा है, बेंजीन पे आपके पास बन रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यू आर गेटिंग आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम जरूर याद रखें, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन। ये तो आपके पास अभी रेडी हुआ है बेटा पी, दिस इज पी। ओके, अब वो कह रहा है पी को आपने क्या करना है, वो कह रहा है पी को आपने ऑक्सीजन देनी है और हाइड्रोलिसिस देना है, क्यू और आर बनता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शायद आपको याद आ रही हो, फिनोल की प्रिपरेशन। 2 टाइम्स नीट इसमें से क्वेश्चन पूछ चुका है, प्लीज डोंट मिस दिस इक्वेशन, इसको बहुत अच्छे से करके जाएं। ठीक है जी, और मैं आपको इसकी इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाती हूँ। तो हमारे पास क्यूमीन है, जब आप क्यूमीन की आगे ऑक्सीडेशन करते हो, दिस इज क्यूमीन, जब आप क्यूमीन, ये पी है जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में बनाया, जब आप इसके आगे ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना क्यूमाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। ये हाइड्रोपरऑक्साइड है, ये इंटरमीडिएट है। नीट ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बीच में क्या बनता है। जब आगे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, जब आगे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो व्हाट हैपेंस, यहां से अगर सिंपल हम ट्रिक याद करें, यहां से एसीटोन अलग हो जाता है और OH ग्रुप इस पे लग जाता है, यानी यू गेट फिनोल and additionally you get acetone. Acetone is also a very important byproduct. तो ये पूरी इक्वेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, बाई प्रोडक्ट यानी साइड प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए, और इंटरमीडिएट कौन सा है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, बिकॉज नीट फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट इक्वेशन है। तो चले जरा वापस देखिए हमारा आंसर क्या बन रहा था फिर। तो हमने कहा सबसे पहले तो हमने बनाना है जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो मुझे सिर्फ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। फिर उसके बाद आगे क्यू क्या बनाना है, हमने क्यू में हमने बनाना है फिनोल, और हमारे पास और हमने क्या बनाना है, एसीटोन। और फिनोल के साथ एसीटोन, फिनोल देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी मिल गया, फिनोल भी मिल गया, एसीटोन भी मिल गया। फोर्थ ऑप्शन हमने क्यों नहीं सेलेक्ट करी, क्योंकि उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, बट मैंने अभी आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखाती हूँ कि आपके पास बाई प्रोडक्ट एसीटोन बना है। ठीक है जी, तो याद रखना इस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अभी हमने पी क्यू आर सब आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत ध्यान से ये इक्वेशन आप करके जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, मैट्रिक्स मैच, फेवरेट चैप्टर नीट का, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, 2 क्वेश्चंस तो पूछने ही है, कभी कभी 3 भी पूछ लेते हैं। तो काइनेटिक्स बिल्कुल मिस मत करके जाइएगा, और नीट के क्वेश्चन अक्सर बहुत इजी होते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। और हमने एक मैच डाला ताकि आपकी बहुत सारी चीजें रिवाइज करें। 0 ऑर्डर रिएक्शन है जी, एक बार देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर है। ओके जी, और इधर क्या पड़ा है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, 100% का टाइम, इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स एंड दिस इक्वेशन। तो चले मैच करने की कोशिश करें। सबसे पहले 0 ऑर्डर, अब 0 ऑर्डर में, 0 ऑर्डर में यू रिमेंबर
100% completion, zero order reaction take finite time for 100% completion. zero order का, first order का, half life का formulas बहुत important है, बहुत अच्छे से याद करके जाना. zero order का 100% का time T100, आई होप आप सबको याद है, A नॉट बाई के होता है, 50% होता है तो A नॉट बाई 2K. ये फॉर्मूला जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बहुत अच्छे से लर्न करके जाएंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस exponential equation A is equal to A naught e raised to power minus KT, very famous equation, हमें ये expression पता होना चाहिए. Second order reaction में T half inversely proportional to A naught. एक छोटी सी टिप लेके जाएगा, T half is inversely proportional to A naught raised to power n minus 1. And what is n? Order of reaction. ठीक है, किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप उसका टी हाफ का फॉर्मूला रिलेट कर सकते हो. और अगर हम सेकंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं तो आप सबको समझ आएगा कि सेकंड ऑर्डर है, यहाँ 2 लगाओगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है जी. तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विच फॉलो certain higher kinetics, usually second order होती हैं, but if you take one of the reactant in excess they become that of first order. तो of course अगर आपको pseudo order बनाना है तो उसमें obviously 2 reactant तो minimum होने चाहिए ना, तभी आप एक को excess करके उसको pseudo order करोगे. तो pseudo order involves more than at least 2 reactants. ठीक है जी. तो आप जीरो ऑर्डर को किसके साथ मैच कर चुके हो, ए को आपने किसके साथ मैच करा है, 2 के साथ. और देखिए जी सिर्फ एक ही ऑप्शन है. ठीक है, ए को आपने 2 के साथ मैच करा है, बी को आपने 4 के साथ मैच करा है, सी को आपने 1 से मैच करा है, एंड डी आपका मैच हो गया 3 से. ठीक है जी. तो कई बार ऑप्शंस भी आपकी हेल्प कर देते हैं. अगर आपके एक बार जरूर देख लीजिए, क्या पता आपको आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है, वो भी पॉसिबल है. ऐसा अच्छा हो सकता है कि एकदम फास्ट निकल जाए, बट बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस. एक से ज्यादा ऐसे चॉइसेस मिल रही हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आंसर बन सकता है, तो थॉरली चेक करके जाइएगा. ठीक है जी. चलें आगे. Assertion. During mixing of ideal gases, both enthalpy and entropy increases. Thermodynamics. During mixing, अब अगर आप आइडियल गैस की मिक्सिंग करते हो, इंटर मिक्सिंग में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है. सीधा कॉन्सेप्ट. इंटर मिक्सिंग में गैसेस की इंटर मिक्सिंग करें तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, गैसेस मिक्स कर रहे हो. लेकिन उसने कहा है एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीजेस. आइडियल गैस में एंथैल्पी कैसे आएगी, आप मिक्सिंग कर रहे हो, देयर इज नो हीट चेंज, डेल्टा एच इज 0 फॉर दिस रिएक्शन. इसका मतलब असर्जन इज फॉल्स. ठीक है, रीजन देखें. ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एंट्रोपी इंक्रीजेस. एक्सपैंड कर रहे हैं, गैस को एक्सपैंड करते हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, एक्सपैंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है. बट एंथैल्पी रिमेन्स सेम. यस, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल है तो डेल्टा एच विल बी 0 ओनली, तो एंथैल्पी रिमेन्स सेम. असर्जन इज करेक्ट, रीजन इज असर्जन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट, बट एज पर आवर ऑप्शन आंसर विल बी 4. ठीक है, आंसर क्या मार्क करेंगे, 4. चलिए आगे. चलिए जी. प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स ऑन ट्रीटिंग विद HNO2 फॉलोड बाय NOH. ठीक है, नीट पीवाई क्यों है जी. प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, सबसे पहले टेंशन रहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स तो हम पढ़ते ही नहीं है, हमारे सिलेबस में तो अमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट है. तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया, थोड़ा सा शांत. आपने सब पढ़ा हुआ है, बस आपको रिलेट करना है. प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स HNO2 फॉलोड बाय NaOH. पता है क्वेश्चन कहां से आया, दिस इज विक्टर मेयर, दिस इज विक्टर मेयर. यू रिमेंबर विक्टर मेयर, याद करो किसका टेस्ट था, अल्कोहल्स का. और टेस्टिंग पार्ट आपने बहुत अच्छे से करके जानी है. टेस्टिंग पार्ट आपने बहुत अच्छे से, जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं नीट के लिए. अल्कोहल्स है, फिनोल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन्स, इवन अमीन्स, इन सब के टेस्ट आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दे आर ऑल ऑलमोस्ट ऑल कवर्ड इन NCERT, बट आप जरूर ये टेस्ट अपने करके जाएं. ठीक है जी. विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट याद आया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए टेस्ट होता था. और फिर ये भी याद आएगा कि इसको हम प्राइमरी अल्कोहल इसमें कौन सा कलर देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल इसमें देते हैं रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल इसमें कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर, और टर्शियरी अल्कोहल इसमें रह जाते हैं कलरलेस, टर्शियरी अल्कोहल रह जाते हैं कलरलेस. ठीक है जी, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट होता है. और ये हम रिलेट यहाँ से कैसे करें, जब आप अल्कोहल्स पे ये रिएक्शन करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल्स, जब आप विक्टर मेयर का कॉन्सेप्ट याद करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ आपने क्या करा, आपने एक बॉटल में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी है, एक में टर्शियरी है. सबसे पहले आप P4 + I2 डालोगे. ठीक है जी, तो
तो ये आयोडाइड्स बनेंगे, RCH2 आयोडाइड। ठीक है जी। इसके बाद आप इसमें क्या डालते हो, इसके बाद आप इसमें डालते हो जी AgNO2, और AgNO2 इसमें क्या करता है, दैट इज नाइट्रो। ये प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं, वहां से क्वेश्चन आया। ठीक है जी, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स ये हैं। आगे जब आप इस पे HNO2 डालोगे और NaOH डालोगे तो फाइनली जो आपके पास कलर आता है दैट इज रेड। ठीक है जी, फाइनली कलर इज रेड। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज की हमें ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, बट हाँ आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल, अगर प्राइमरी अल्कोहल का ये टेस्ट है तो प्राइमरी आइडो कंपाउंड से भी ये टेस्ट कर सकते हैं, और इवन नाइट्रो कंपाउंड्स, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए भी हो गया। तो ये जो आप विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स का टेस्ट है, पर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स का भी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि फाइनल स्टेप में नाइट्रो कंपाउंड्स ही आगे कलर दे रहे हैं। ठीक है जी, तो हो जाएगा अब आपका ये क्वेश्चन। हमने पूछा कौन सा कलर आ रहा है, तो कौन सा कलर आ रहा है यहाँ पे, रेड कलरेशन। ठीक है जी, तो वी आर गेटिंग रेड कलर। डन है जी, चले आगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी द ऑप्शन। हमने MOT के क्वेश्चन पूछे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT नीट के लिए मोस्ट फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। एक क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह सकते हैं आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। तो प्लीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से रिवाइज करके जाएं, उसका काम बहुत अच्छे से करके जाएं। ठीक है जी, चलिए जी, हमारा क्वेश्चन है NO के बारे में। पहली ऑप्शन किसके बारे में, NO हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक बार रिवाइज कर लें NO के साथ। अब NO में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 + 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15। एंड यू रिमेंबर जहां 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां हम टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद करके जाएं, फॉलो करते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2p z पहले आता है ना। फिर आपके पास आता है जी पाई 2px2, पाई 2py2 और पाई स्टार। इसके बाद पाई स्टार भरता है, कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेक करके जाएं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो हमारे पास यहाँ पे पाई स्टार आ गया जी। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन्स गिने कितने हो गए, 15 कंप्लीट हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। NO की ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहली चीज क्या पूछी थी उन्होंने, NO का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग ABMO, स्टार वाले ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा है। बिल्कुल ठीक है जी ये स्टेटमेंट। ठीक है जी, अच्छा, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO इज ग्रेटर देन NO पॉजिटिव। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है जी, विच इज हाफ NB माइनस NA। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप जरूर अच्छे से लर्न करके जाएं, और जब आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। ठीक है जी, अच्छा, अब अगर आपको NO पॉजिटिव चाहिए, अगर आपको NO पॉजिटिव चाहिए तो वेरी इजी। ठीक है जी, NO तो आपके पास यहाँ था ही ना। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें, तो सोचो ना, सिंपल सा, आप दोबारा कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, NO पॉजिटिव। ठीक है जी, NO पॉजिटिव में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14। NO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, 14। और जरूर याद रखें, एक टिप आप सबको आती होगी पर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करा दूं, जहां आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं, जहां आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, वहां बॉन्ड ऑर्डर पक्का है 3। ठीक है, जहां आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। ठीक है जी, N2 का क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, यहाँ पे NO पॉजिटिव आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर से आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इससे थोड़ा फास्ट कर सकते हो अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चंस में। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है जी, अब आपके पास ये था NO का बॉन्ड ऑर्डर, और ये हमने किसका निकाल दिया, NO पॉजिटिव का। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, आप सिंपली भी याद कर सकते हो। अब आपको याद है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गई। मैग्नेटिक मोमेंट N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव। अब N2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन, यू रिमेंबर N2 इज 14 इलेक्ट्रॉन्स, और 14 इलेक्ट्रॉन्स में आप टाइप 1 सीक्वेंस फॉलो करते हो, तो N2 की कॉन्फ़िगरेशन आपको वापस लिखनी पड़ेगी। N2 की कॉन्फ़िगरेशन हम फिर से अगर लिख दें यहाँ पे, तो N2 की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी जी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px। इसमें पाई पहले भरता है, वहां सिग्मा पहले भरता है, इस बात का ध्यान रखें।
पाई टू पी x2, पाई टू पी y2 एंड सिग्मा टू पी Z2। देख लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर हमें क्वेश्चन पूछा है N2 पॉजिटिव का, तो N2 पॉजिटिव मतलब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ तक 2, तो हमने एक कम कर दिया, यानी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कर दिए 3। तो लास्ट में हम लिखेंगे सिग्मा 2p Z1। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। N2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को हम N से डिनोट कर सकते हैं, तो N है 1। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो नीट बार बार पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक का, कोऑर्डिनेशन का, उसका फेवरेट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जरूर याद करके जाएं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज रूट ऑफ N इंटू N प्लस 2 बोहर मैग्नेटन वेयर N इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है बेटा जी, जरूर याद करके जाएं, बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है जी। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, तो फॉर्मूला में डालेंगे तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आपके पास आ गई, ठीक है जी। ये √3 आ गया। O2 is diamagnetic, no, very important। MOT का biggest contribution to chemical bonding। MO2 ने कहा बेशक उसमें 2 अनपेड, बेशक उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल इट हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। O2 की कॉन्फ़िगरेशन आप टाइप 2 सीक्वेंस से लिखिए, एंड O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 इज पैरामैग्नेटिक, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद रखें, तो वो पक्का पैरामैग्नेटिक है, वो डायमैग्नेटिक नहीं है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है जी। तो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कितने करेक्ट हैं, दैट इज 4, ठीक है जी। हो गया यहां तक, चले आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है जी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट नीट की चीजें हैं, डोंट मिस। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसे देखा मिल जाए इक्वेशन, अब आप ना इसमें ये देखिए, हाफ इक्वेशन आपके लिए बना के रखी हुई है, हाफ इक्वेशन आपके लिए बना के रखी है सिल्वर प्लस सिल्वर सॉलिड प्लस Fe+3। तो देखिए जी, एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, कैसे स्टार्ट करना है। एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, जो जैसे सिल्वर है तो वो क्या होगा, वो अपने आयंस में चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिल्वर हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, तो जो उसका आयन है वो हम कहाँ लिख देंगे, राइट साइड में। Fe+2, तो Fe+3, तो देखिए Fe+3 के साथ और कौन पड़ा है, Fe+2। तो जो Fe+2 है, Fe+3 लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड अपने आप कंप्लीट करें। तो पहले ये टिप सीखें, मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन में उन्होंने हाफ इक्वेशन आपके लिए बना दी है, बस हाफ आपने काम करना है। तो जो रिएक्टेंट में उन्होंने स्पीशीज लिख दिया, ऊपर ई नॉट वैल्यूज है, सिल्वर उन्होंने लिख दिया है, सिल्वर आयंस आप लिख दीजिए, Fe+2 उन्होंने लिख दिया है, Fe+3 Fe+2 आप लिख दीजिए। फिर इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा कि सिल्वर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और आयरन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस। एक सिंपल फंडा, हायर आरपी को रिड्यूस कराना है, हायर आरपी को क्या कराना है, रिड्यूस, क्योंकि जब हायर आरपी रिड्यूस होगा तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। हायर आरपी को क्या करवाना है, आपने रिड्यूस कराना है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, हायर आरपी वाला रिड्यूस हो, लोअर आरपी वाला ऑक्सीडाइज हो। अब एक बार चेक करें, रिड्यूस कौन हो रहा है इसमें, आयरन। कौन रिड्यूस हो रहा है, आयरन। और चेक करें क्या आयरन का आरपी सिल्वर से ज्यादा, क्या आयरन का आरपी सिल्वर से ज्यादा, नहीं, सिल्वर का ज्यादा, यानी ये फिजिबल नहीं है, दिस इज नॉट फिजिबल। अब सेकेंड ऑप्शन ट्राई करें, चलिए जी सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। Br2 एक्वस प्लस Fe+2, क्या सीखा हमने, जो उसके दूसरा आयन आपको ई नॉट में मिल रहा है, Br2 के साथ क्या मिल रहा है, Br नेगेटिव, ठीक है जी। साथ में Fe+2 का क्या मिला था, Fe+3। हाफ इक्वेशन उन्होंने दी है बेटा, हाफ आप कंप्लीट करो। अच्छा जी, फिर से चेक करो, इसमें ब्रोमीन क्या हो रहा है, रिड्यूस, और इसमें आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। एक ही नारा पकड़ लें, जिसका हायर आरपी है उसको क्या होना है, रिड्यूस, जिसका हायर आरपी है उसको क्या होना है, रिड्यूस। अब चेक करें हायर आरपी, अब हमारा क्वेश्चन इनके बारे में, हायर आरपी किसका है, ब्रोमीन का, किसका है, ब्रोमीन का, यानी ये रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, वी गॉट आवर आंसर इज 2, बट येस यू कैन ट्राई फॉर 2 ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ, कि क्या आप ऐसे कर सकते हैं। आप इक्वेशन बनाइए, हायर आरपी रिड्यूस करिए, अगर ये रिएक्शन फिजिबल है तो ये रिएक्शन पक्का हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही पसंद है नीट को, डी एंड एफ ब्लॉक में मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट,
अच्छे से याद करें, टिप्स पे होनी चाहिए आपके इस मोमेंट पे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 3D 4D और 5D सीरीज का साइज सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम हफेनियम, फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम हफेनियम। क्यों मैं याद करा रही हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा है, ठीक है जी। और 2 बार नीट ने इसी बात पे क्वेश्चन पूछा। एक बार उसने पूछा जिरकोनियम एंड हफेनियम है सेम साइज, दैट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बार उन्होंने पूछा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किनका साइज सेम है, आंसर इज जिरकोनियम हफेनियम। देयर कैन बी मोर एग्जाम्पल, पर एनसीईआरटी स्पेसिफिकली इनको मेंशन करते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं भूल सकते आप लास्ट मोमेंट रिवीजन पे। अब हमने पूछा है lengthened contraction responsible for the fact zirconium and yttrium? No. Zirconium and niobium? No. Zirconium and hafnium have about the same radius? Yes. तो zirconium and hafnium have about the same radius. ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 65। चलें जी आगे। Which one of the following pair is correctly matched? One more question from alkyl aryl halide chapter. ठीक है जी, very important concept, correctly match AgCN. You remember ये कोवलेंट होता है, और क्योंकि ये कोवलेंट होता है तो मेनली क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। पर KCN मेनली क्या होता है, आयनिक। यू रिमेंबर, C फ्री हो जाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये मेनली क्या बनाता है, साइनाइड। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। आगे देखिए KNO2 तो आयनिक है, तो वो देगा NO2 नेगेटिव, तो उसका मेन क्या बनता है, नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स याद करके समझ के जाएं, KNO2 से नाइट्राइड बनता है, पर इन्होंने किसके साथ मैच कर दिया, नाइट्रो के साथ। सिमिलरली AgNO2 के साथ तो नाइट्रो बनता है क्योंकि वो कोवलेंट है, इन्होंने किससे मैच कर दिया, नाइट्राइड के साथ। तो 1 and 2 आर करेक्ट बट 3 and 4 आर रॉन्ग। तो उन्होंने पूछा था करेक्टली मैच्ड पेयर, तो दैट इज 1 and 2। ठीक है जी, चलिए आगे। बहुत ही सुंदर एक और क्वेश्चन आपके सामने। मैच द कॉलम angles of compounds in column 1 with angles of compounds in column 2। ठीक है जी। अब फर्स्ट सेंटेंस में हम सोच रहे क्या कह रहे हैं मैम, बेटा वो ये कहने की कोशिश करें किसमें एंगल सेम होगा, तो चेक कर लेते हैं। अब मीथेन में sp3 होता है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो आइडियल एंगल है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। यहां देखिए किस ऑप्शन में है, CF4, वो भी तो वही है, ये भी आइडियल है। इसका मतलब ए को हम किससे मैच कर रहे हैं, 2 से। BCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यू रिमेंबर 120, तो हम पूछ रहे हैं किसका 120 हो सकता है, ऑफ कोर्स AlCl3, वो भी तो वैसे ही sp2 है। अब ऑब्वियसली C2H2 विल बी मैच्ड विद XgF2 बिकॉज बोथ आर 180। नहीं याद आ रहा, कोई नहीं, C2H2 एसिटाइलिन होता है। अब स्ट्रक्चर खोला ही है तो सिग्मा पाई बॉन्ड्स भी देख ले, नीट के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसमें, 3। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। हाँ, हमारा क्वेश्चन चल रहा था बॉन्ड एंगल, तो लीनियर ज्योमेट्री है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, 180। और अगर आप XgF2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एटलीस्ट उसमें भी आप एक 180 का एंगल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ऑल्दो इट हैज 3 लोन पेयर्स, वी नो ये sp3d है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, बट हमारा क्वेश्चन था हमें बॉन्ड एंगल मैच कर रहे हैं। तो A को हमने मैच किया 2 के साथ, ठीक है जी। B को किसके साथ मैच किया, 1 के साथ, और C को 3 के साथ, तो क्या आंसर बना हमारा, 3rd। ठीक है जी, चले आगे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी शोन बाय D एंड F ब्लॉक की फिर से कुछ अच्छी बातें। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा डाउन द ग्रुप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होती है, एक और क्वेश्चन हम इसका भी डिस्कस करेंगे। नीचे जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ऑस्मियम शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8, मैग्नीज की सिर्फ +7 तक जाती है। ठीक है, ऑस्मियम शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8, डू रिमेंबर दिस। ठीक है जी, एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी शोन बाय ऑस्मियम। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, आई टोल्ड यू कि एक और क्वेश्चन डी एंड ब्लॉक का हम बड़ा सुंदर करने वाले। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। Metals of second and third series have greater enthalpy of atomization than first series. Yes, NCERT right। नीचे जाते हुए मेटल की जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, एटमाइजेशन, उनको एटम में तोड़ने की एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, ये बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है। ठीक है जी। स्टेटमेंट, मोलिब्डेनम ऑक्साइड इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर कैज ट्राइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडियम। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की डिटेल में जाते हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। P ब्लॉक +1 +2, D एंड F ब्लॉक। जब आप P ब्लॉक पढ़ रहे थे तो आपने एक बात याद करी थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नहीं याद की थी तो दोबारा याद कर लो, नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेस पे आप क्या कहते थे, जैसे अगर हम ग्रुप 13 याद करते हैं तो आप ग्रुप 13 में कहते हो जी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, पर नीचे जाते हुए क्या स्टेबल होती है, +1। तो अगर ऐसे में स्टेटमेंट पूछूं, फॉर P ब्लॉक हैवियर मेंबर्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है,
फॉर पी ब्लॉक हैवियर मेंबर्स नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, करेक्ट है। लेकिन यू नो दिस इज रिवर्स फॉर डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में क्रोमियम, क्रोमियम फैमिली में नीचे होता है टंगस्टन, टंगस्टन फैमिली में, क्रोमियम फैमिली में आपके पास है जी मोलिब्डेनम और फिर आता है जी टंगस्टन। क्रोमियम फैमिली में आपके पास है जी मोलिब्डेनम एंड लास्ट में आता है टंगस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सीख के जाना। क्रोमियम भी +6 में है, मोलिब्डेनम भी +6 में है, ये भी +6 में, यानी यहाँ हैवियर मेंबर्स के साथ भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। लेकिन जो फैक्ट है, जो चेंज है वो क्या है, इसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल रहेगी पर इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी। तो हम यहाँ क्या कहने की कोशिश करें, डी ब्लॉक में जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हैवियर मेंबर्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अभी क्या बोला था हमने, पी ब्लॉक में हैवियर मेंबर्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। लेकिन डी ब्लॉक में रिवर्स है, हैवियर मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और उसका सबसे अच्छा प्रूफ एनसीईआरटी देता है ये कॉन्सेप्ट, वो कहता है क्रोमियम +6, अभी आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्रोमियम +6 डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू नो व्हाई, क्योंकि क्रोमियम +6 में ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो +3 में जाना चाहता है। पर कभी आप नहीं पढ़ोगे कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन के ये कंपाउंड +6 वाले स्टेबल है, नो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as they are stable। तो दोबारा पढ़े, molybdenum oxide is not oxidizing agent whereas this is a strong oxidizing agent in acidic medium। heavier member की higher oxidation state stable है, अगर stable है तो वो नीचे क्यों जाएंगे, इसका मतलब वो oxidizing agent नहीं है पर डाइक्रोमेट strong oxidizing agent है। तो both statements 1 and 2 are correct। तो आंसर हुआ हमारे पास 1। चलें जी आगे, बहुत ही सुंदर एक और क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है जी। अब लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हम जल्दी से एक नजर मारें तो हमारे पास बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हैं। और लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज रिलेटेड टू, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज रिलेटेड टू अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इज रिलेटेड टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। एल्कीन की स्टेबिलिटी वैसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करते हो, यहाँ प्रेजेंट क्वेश्चन में साइक्लोएल्कीन्स हैं और वहाँ कॉन्जुगेशन भी लग रही है कुछ कंपाउंड्स में, पर कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, जो एल्कीन जितना अनस्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा है। तो एक बार जरा नजर मार लें सब पे। अब इसमें कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है जी, ठीक है जी। यहाँ एटलीस्ट ये 2 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये यहाँ भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है। इस कंपाउंड की बात करें तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यू सी ये पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में चला गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और एक बार ये देख लें, ये तो आपके पास कॉन्जुगेशन में कहीं भी नहीं गया, देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल। हमने पूछा लोएस्ट, अब लोएस्ट उसकी होगी ना जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और अभी आपने देखा ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें पूरी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन गई, एक बार फिर से देख लें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो सबसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें गई है, इसका मतलब ये सबसे स्टेबल है। और जो सबसे स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होने वाली है सबसे कम। दैट वाज आवर क्वेश्चन। चलिए आगे, इथाइल एसीटेट, अगेन मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक पे, क्योंकि हमने देखा कि नीट में मल्टी स्टेप्स पूछे गए हैं और ऐसे मल्टी स्टेप करने से आपकी ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होती है। तो हैव पेशेंस, आराम से करते हैं। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट में सबसे पहले इथाइल एसीटेट ठीक है जी, इस पे आपने मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला, हाइड्रोलिसिस करिए बट ओनली 1 मोल, Me मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यू रिमेंबर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है जी। तो क्या होगा, मैग्नीशियम ने यहाँ पे अटैक करा और ये लिविंग ग्रुप निकल गए, ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनली आपको मिल गया एसीटोन, ठीक है। फाइनली क्या मिला आपको, एसीटोन। और हमें क्वेश्चन एसीटोन के बारे में पूछा जा रहा है और ये है हमारे लिए ए। The product A can give iodoform test. Yes, another very important, very important. Methyl ketones give positive iodoform test. Methyl ketones give positive iodoform test. और क्या याद किया हमने,
ओनली एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो ओनली प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल गिव दिस टेस्ट, और बहुत सारे सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप्स है दे ऑल्सो गिव दिस टेस्ट। आइडोफॉर्म कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं जरूर अच्छे से याद करके जाएं, अगेन बिकॉज प्रैक्टिकल्स का पार्ट तो वो है ही है, ठीक है जी। तो येस इट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये करेक्ट हो गया। फर्दर रिएक्ट विद MgBr टू गिव टर्शियरी अल्कोहल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर टचिंग, एक बार रिवाइज करा दूं। Formaldehyde with Grignard reagent give primary alcohol. Any other aldehyde with Grignard reagent give secondary alcohol. Ketones give tertiary alcohol. Ketones give tertiary alcohol. और ये क्या है हमारे पास कीटोन। तो कीटोन को जब आप फर्दर रिएक्ट कराओगे फिर से MgBr ऑफ कोर्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनने वाला है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये बात भी ठीक हो गई, ठीक है जी। also be obtained by ozonolysis of 2,3-dimethyl-2-butene। देखो बहुत सारी चीजें हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के आपके हो जाएं। ओजोनोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चलिए लिख के देखें। ब्यूटूइन है जी हमारे पास, और हमने लगाना है 2 और 3 पे डाइमिथाइल, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये कंपाउंड है और सबको पता है जब आप इसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हो, आप इसमें पहले स्टेप में ओजोन डालते हो और दूसरे स्टेप में जिंक वाटर डालते हो। तो यू रिमेंबर हम ये प्लस का साइन यहाँ से हटा के, हमने डबल बॉन्ड का साइन यहाँ से हटा के इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं, क्लीवेज होती है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, एंड वी गेट हियर वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। तो यस ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट तो करना ही है, एंड ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो द आंसर इज A, B and C आर करेक्ट। तो आंसर इज A, B and C, ठीक है जी। चले आगे, चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रीटमेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन विद अल्कोहलिक QH गिव्स, ठीक है। अल्कोहलिक QH याद है तुम्हें क्या करता था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब 1 क्लोरोप्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, और साथ में ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हमने 2 क्लोरोप्रोपेन भी डाल दिया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? अल्कोहलिक QH यू रिमेंबर क्या करता था, अल्कोहलिक QH अल्फा पोजीशन से, अल्फा से X लेके जाता है और बीटा से क्या ले जाता है, हाइड्रोजन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, तो क्या बना यहाँ पे, प्रोपवानीन यानी प्रोपीन। और अगर आप सेकेंड ऑप्शन पे जा रहे हो, अल्कोहलिक QH यहाँ क्या करता है, अल्फा से फिर से X लेके जाता है, बीटा ये भी है ये भी है, जहां से मर्जी भेजिए, बनना क्या फिर से प्रोपीन। यानी दोनों ऑप्शंस में, दोनों में आपके पास बन तो प्रोपीन ही रहा है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 1 प्रोपीन, ठीक है जी। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डू रिमेंबर। चलिए जी आगे करते। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है जी। पी ब्लॉक की अच्छी रिवीजन हो जाती है अगर आप स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन अच्छे से निकाल लेते हो। तो चलिए चेक करें। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स और ग्रुप 16 आर गैसियस इन नेचर, करेक्ट। एनसीईआरटी लिखती है जी। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ H2S, यस। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka, मतलब एसिडिक करेक्टर, ठीक है जी। तो जरूर याद रखें ग्रुप 15, 16, 17 एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, हाइड्राइड्स सिंपल कॉन्सेप्ट, हाइड्राइड्स सबसे फेवरेट और सबसे आसान है। डाउन द ग्रुप एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है और हाइड्रोजन तो छोटा सा ही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। अब एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो Ka विल इंक्रीज, K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें।
In spite of nearly same electronegativity, nitrogen has higher tendency to form hydrogen bonding than chlorine. नाइट्रोजन और क्लोरीन सबको याद होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्ट ट्रेंड्स पे पिछले 1-2 सालों से नीट क्वेश्चन पूछ रहा है. फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन कम ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फोन यू रिमेंबर, ठीक है. और फिर उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 3 है. फिर भी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है क्योंकि उसका साइज बड़ा है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन से नहीं बढ़ रही क्योंकि साइज बड़ा है, यानी दिस इज ऑल्सो करेक्ट. NeF2 एग्जिस्ट बट RnF2 डज नॉट. नहीं, उल्टा है. नियोन तो कोई कंपाउंड बना ही नहीं रहा है. रेडॉन का फ्लोराइड है, ट्रेसर स्टडी से देखा गया है. तो दिस इज रॉन्ग, उल्टा होना चाहिए था ये. तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर इज 3. ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़े. नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे अक्सर नीट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हमने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रखा है. नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स, पहले देखें ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अराउंड तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगी. अच्छा ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और दोनों ग्रुप्स अलग लगे हैं. आई होप यू कैन सी कि एक एच इधर होगा और एक इधर होगा, तो यस इसके अराउंड हो जाएगी. इस डबल बॉन्ड का क्या करें, आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड एक कार्बन से अटैच्ड है, ये डबल बॉन्ड का एक कार्बन रिंग से अटैच्ड है. तो फिर आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो, आप रिंग के दोनों पार्ट्स को देखते हो. अगर वो इक्वल हाफ में कट रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड तो है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, पर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं है क्योंकि दो ग्रुप्स भी तो डिफरेंट चाहिए थे. तो सिर्फ हमारे पास एक बीच में बचा है जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल है, और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल है. तो फिर कितने सिस ट्रांस, ओनली 2. तो आंसर इज दिस. ठीक है बच्चों, चले आगे. 4 क्वांटम नंबर्स, नीट ऑल टाइम फेवरेट. वैसे आजकल वो बोहर थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे क्वेश्चन पूछ चुका है, बट ऑल टाइम फेवरेट इज क्वांटम नंबर्स एंड कैल्शियम. कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2. और हम किसकी बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो लास्ट शेल के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस हैं, और n की वैल्यू क्या है जी 4, l की वैल्यू 0 क्योंकि s सब शेल है, l 0 है तो m भी 0, तो s विल बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी एज पर ऑप्शन 0.5. और ऐसा आपको सिर्फ किस में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में. डन करें. चलिए जी नेक्स्ट. वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज, वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग. बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर जगह काम आ रहा है, इन फिजिकल में. वीकेस्ट बेस, यू रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हैज अ वीक कॉन्जुगेट बेस. तो जल्दी से हम क्या करेंगे, इन सबके कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे. अब इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, इथेनॉल. ऑर्गेनिक में बहुत ही वीक एसिड है जी. इसका कॉन्जुगेट एसिड नाइट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फिजिकल में वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ये फिर से एसिटिक एसिड वीक, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एज कंपेयर टू मिनरल एसिड. और इसका HCN, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है. एंड यू रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हैज अ वीक कॉन्जुगेट बेस. तो इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन. चलें जी आगे. विच इज द रिगार्डिंग थर्मल स्टेबिलिटी. इफ यू रिमेंबर अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको याद कराया, नीचे जाते हुए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है. ठीक है जी, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए कम होती है क्योंकि बॉन्ड वीक हो रहा है तो वो जल्दी टूटेगा. ठीक है जी, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, याद रखें. ठीक है, और फिर से ये कॉन्सेप्ट ग्रुप 15 16 17 सबके हाइड्राइड्स के लिए वैलिड है, अच्छे से याद रखें. तो थर्मल स्टेबिलिटी कौन सा आंसर बनेगा आपका, फर्स्ट, क्योंकि अमोनिया में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी ज्यादा है. ठीक है जी, आगे बढ़े. लो जी, एक और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक का. डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन HCl की एडिशन करनी है और वो 1 मोल है. मतलब हम मान लें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इधर डबल बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड. 3 कॉन्सेप्ट जल्दी से सुन लीजिए जी. हाइड्रोजनेशन के लिए एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव. न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस बहुत रेयर है, पर एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव. अभी हम क्या कर रहे हैं, HCl मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. हु इज मोर रिएक्टिव, डबल बॉन्ड. एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, यानी जो आपने रिएक्शन करनी है वो किस पे करनी है, एल्कीन्स पे. एंड वन मोर थिंग, एल्कीन्स पे आपने रिएक्शन करनी है. वैसे तो ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बट आपको
मार्कोनिकोफ रूल को भी फॉलो करना है। तो एल्कीन पे आप अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं करेंगे, ऐसा आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है। सो आंसर विल बी थर्ड, मार्कोनी एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स, ओजोनोलिसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार पेज पलट के बस उसको रिवाइज कर ले आजकल। चलिए जी, अल्कोहल को आपने दिया सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड थोड़ी सा याद करेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और सोडियम हाइड्राइड यहाँ पे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, ये यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनाएगा। ये अल्कोहल का क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट। ठीक है जी। और ये जो अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट यहाँ पे बना है, इसके साथ क्या होगा, हमारे पास है CH3CH2I। ठीक है जी, ये इसका सोडियम सॉल्ट बना, दिस इज ए। और साथ में अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस, RX पे आप अल्कोक्साइड डालते हो, विलियमसन सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस आपने यहाँ पे करा। ठीक है जी। और क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस में, ये अटैच होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे अटैच होगा विलियमसन सिंथेसिस। तो अगर आप विलियमसन सिंथेसिस कर रहे हो तो व्हाट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज इथाइल प्रोपाइल ईथर। यू आर गोइंग टू गेट इथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका मतलब यहां पे आपके पास इथाइल प्रोपाइल ईथर बनेगा। दैट मीन्स आंसर की इज 1। ठीक है जी, चले आगे। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट NaNO2HCl, NaNO2HCl और साथ में आपके पास क्या है, सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स क्या करते हैं NaNO2HCl के साथ, प्राइमरी अमीन्स में अगर अलिफेटिक अमीन्स हैं तो वो अल्कोहल्स बना देते हैं, अगर वो एरोमेटिक अमीन्स हैं तो लो टेम्परेचर पे डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, अमीन्स का ये प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन बहुत बार नीट पूछ चुका है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी अमीन्स। तो सेकेंडरी मीन्स, सेकेंडरी मीन इसके साथ एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनाते हैं। सेकेंडरी मीन इसके साथ क्या बनाते हैं, एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स। हाउ द रिएक्शन अक्कर, NaNO2HCl के साथ क्या होगा, हमारे पास ये जो सेकेंडरी अमीन है यहाँ पे हमारे पास N के साथ ये CH3 लगा है हमारे पास, और यहाँ से नाइट्रोसो N नाइट्रोसो कंपाउंड्स बन जाते हैं, N नाइट्रोसो कंपाउंड्स बन जाते हैं। और ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यू कैन सी इट इन ऑप्शन नंबर 4। तो N नाइट्रोसो प्रोडक्ट्स बनते हैं विच सेपरेट एज येलो ऑयली लिक्विड। ठीक है जी, तो ये येलो ऑयली लिक्विड की फॉर्म में आते हैं। दिस इज अ टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two solutions, which of the following statement is correct for two solutions at 27 degrees Celsius given below? सोल्यूशन ए में 6 ग्राम यूरिया है। यूरिया का मोलर मास अक्सर बच्चे भूल जाते हैं बेटे, याद रखना यूरिया इज 60। यूरिया का फॉर्मूला भी मैं आपको दोबारा याद करा दूं, यूरिया इज NH2CONH2 और मोलर मास जरूर याद रखें जी, इसका मोलर मास है 60। एसिटिक एसिड हमेशा याद ही रहता है शायद, और एसिटिक एसिड का भी मोलर मास 60 है। ठीक है, तो इसमें 6 ग्राम यूरिया है और इसमें 6 ग्राम एसिटिक एसिड है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास दोनों का मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, और अगर आप यहां पे देख रहे हो तो दोनों के मोल्स भी सेम आएंगे। यू सी, दोनों का 6 ग्राम है, तो क्वेश्चन में दोनों के मोल्स क्या है, 0.1 मोल। यूरिया के मोल्स बना रहे हैं, वो भी आपके पास पॉइंट मोल्स है, 0.1 है। ठीक है जी, 0.1 मोल है। अच्छा, आप एसिटिक एसिड के मोल्स बना रहे हैं क्योंकि दोनों का मोलर मास सेम है, वो भी 0.1 है। बट फिर भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कैसे, ये दोनों इक्विमोलर है, यस, क्योंकि मोल सेम है, वॉल्यूम सेम है, इक्विमोलर है। पर आइसोटोनिक, आइसोटोनिक अगेन सोल्यूशन चैप्टर कॉन्सेप्ट, आइसोटोनिक के लिए उनका वेपर, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। π1 शुड बी इक्वल टू π2 अगर उनको आइसोटोनिक होना है। ठीक है, और फर्दर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए। अब π1, पाई इज इक्वल टू ICRT। अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, R सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, पर क्या I सेम है, सोच ले एक बार। यूरिया तो पानी में ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा, पर उसका तो आई फैक्टर 1 ही रहेगा। पर एसिटिक एसिड,
एसिड बोला ना आपने, तो पानी में क्या करता है, डिसोशिएट कर जाता है। अगर आप बेंजीन में डालते हो तो वो डाइमराइज कर जाता है। इसका मतलब उसका आई फैक्टर तो 1 नहीं रह सकता ना। इसका मतलब अगर उसका आई फैक्टर 1 नहीं रह सकता तो इसका मतलब उनके दोनों के वेपर प्रेशर सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, दे आर इक्विमोलर, कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट दे आर नॉट आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक होने के लिए पहले उनके वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर्स को भी सेम होना था, बट वो नहीं हो पा रहा। तो इट इज इक्विमोलर बट नॉट आइसोटोनिक। ठीक है जी, चले आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनाइल ग्रुप, यू रिमेंबर। ठीक है जी, इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल जी, sp2 दिख रही है हमें, ठीक हो गया जी। ऑक्सीजन एटम हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बिल्कुल जी। कार्बन एंड 3 अदर एटम्स, अगर इसके साथ हम 3 एटम्स और लगा रहे हैं, लेट सपोज कार्बन है, तो आप सबको दिख रहा है sp2 प्लेनर होता है। तो ये तीनों एटम्स जो कार्बन के साथ 3 एटम दिख रहे हैं, दे लाई इन द सेम प्लेन, यस दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, नो, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेटा, दोबारा से देखें। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एक पोलर ग्रुप है, तो इसमें ये जो है पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। इसमें ये जो सेंटर है कार्बन पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीजन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज ए, बी एंड सी आर करेक्ट, तो आंसर की विल बी 2। चले आगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी दी हुई है पर मोल ऑफ O2, थोड़ा सा ध्यान से देखें। द मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्मीना। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े। रिएक्शन का हमें डेल्टा जी दिया हुआ, हमें पूछा है ईएमएफ, तो हमें याद आ रहा होगा कि फॉर्मूला तो डेल्टा जी और ईएमएफ का लगता था, डेल्टा जी इज माइनस NFE, है ना। डेल्टा जी गिवन है और ई हमसे पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाते हैं ना मैम? नो, बी वेरी केयरफुल, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा है पर मोल ऑफ O2, और अगर इक्वेशन में देखें तो कितने मोल O2 है? 3O2। यानी कि इस इक्वेशन के लिए अगर मैं डेल्टा जी निकाल रही हूँ, बहुत ध्यान से इसके स्टेप सीखना, बहुत ध्यान से। इसमें आपके पास आएगा 827, ऑफ कोर्स माइनस वैल्यू है, और साथ में 3 मोल्स, क्योंकि आपके पास 3 मोल्स है। ठीक है, दिस इज फॉर 3 मोल ऑफ O2। ध्यान से पकड़िएगा क्वेश्चन। लेकिन इसमें हमें एल्यूमिनियम का क्वेश्चन पूछा है, एल्मीना का, Al2O3। अब एल्मीना का 1 मोल मिनिमम पूछा है, 1 मोल एल्मीना के लिए हम सॉल्व करें। अब अगर 1 मोल एल्मीना के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर क्वेश्चन को हम वापस पढ़े तो इसमें एल्यूमिनियम तो 2 मोल्स। इसका मतलब अगर मुझे डेल्टा जी निकालना है फॉर 1 मोल ऑफ एल्मीना, तो ये बनेगा 827 इंटू 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2 फॉर 1 मोल ऑफ एल्मीना। आप इस बात को समझे कैसे सोचा हमने सोचा कि हमारे पास एल्मीना के 2 मोल्स बन रहे हैं। एक तो हमें रिएक्शन का रिवर्स करना, आई चेंज द साइन। दूसरा मैंने देखा कि 2 मोल्स के लिए इतना डेल्टा जी है, तो 1 मोल के लिए कितना है, ये अब हमारा फाइनली डेल्टा जी है। अब इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। और एक और अच्छी बात, जो आप इक्वेशंस का लेफ्ट और राइट साइड के यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी प्रॉब्लम है बेटा। ये किलो जूल है, इस फॉर्मूला में ये जूल में डलेगा। ईएमएफ के फॉर्मूला में जब आप डेल्टा जी डाल रहे हो तो बी केयरफुल, डेल्टा जी जूल्स में होता है। ये छोटी सी गलती आप कर जाते हो, तो इसको आपने पहले जूल्स में यानी 1000 से मल्टीप्लाई करें। अब तीसरी चीज, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, एक भी मिस करोगे तो आंसर तो नहीं बनेगा ना। तीसरी बड़ी प्यारी सी चीज, एन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज। किसका? जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस पूछी जा रही है। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस पूछ रहे हैं हम? एल्यूमिना की। एल्यूमिना की, सारे बच्चे ये गलती करते हैं। एल्यूमिना में 2 मोल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिना में 2 मोल एल्यूमिनियम है। एक एल्यूमिनियम में 3 का चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट पर, 2 के लिए कितने का चेंज है? 6 का। तो ये चीज देखें ना आप यहाँ पे, इसका मतलब एन की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लगानी है दैट इज 6, और फैराडे की वैल्यू चलो वो तो हमें याद ही है, ठीक है जी।
और 96,500 कूलम्स, और यहां से हम E निकालेंगे। और जब आप इसमें से E सॉल्व कर रहे हो, ठीक है जी, तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। और मिनिमम EMF उसने पूछी है। अगर थोड़ा सा आप साइन के बारे में कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं जल्दी से, ये रिएक्शन फिजिबल है। कैसे पता चला? क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, पर हमें रिवर्स रिएक्शन करानी है, एल्मीना की इलेक्ट्रोलिसिस, तो ऑफ कोर्स वो नॉन फिजिबल हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस हुई। तो EMF हम दे रहे हैं, करंट हम दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं ना, तो मिनिमम EMF रिक्वायर्ड हमने पूछी है, एंड यू विल गेट द आंसर। तो आंसर नेगेटिव में आएगा, बट हम ऑप्शन ये मार्क करें कि हम पूछ ही रहे हैं कि हाउ मच EMF इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चले आगे, चलिए जी, छोटा सा क्वेश्चन, अगेन यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बट आस्क्ड इन अ न्यू वे। मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया 100 ml ऑफ सोल्यूशन में है। अब हमने क्या याद किया था पहले? मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, किसके? सल्यूट के। नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? सोल्यूशन का। और अगर वो वॉल्यूम ml में हुआ तो इनटू 1000, ठीक है जी। अब आपके पास बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, आप मास कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहे हो जैसे हमने बिल्कुल पहले एक क्वेश्चन किया था, हम नंबर कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। तो कितने मोल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻20, ठीक है जी, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम विच इज सॉरी, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है जी। तो आपके पास कितने आ गए जी मोल्स इसके? दैट इज 10⁻³ और इसको अब आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड द आंसर इज 2, ठीक है जी। चले आगे, Which of the following organic compound give positive test by adding silver nitrate in lysogenic extract? अगर lysogenic extract silver nitrate के साथ टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वहां पक्का क्या है? वहां पे पक्का AgX बन रहा है, यानी कि वहां पे हमारे पास सिल्वर हेलाइड बन रहा है। और ये टेस्ट, इसमें हेलोजेंस क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। यू रिमेंबर, क्लोराइड के AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ब्रोमीन के पेल येलो है, बट आयोडीन के डार्क येलो है। पर फ्लोराइड ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है जी। फ्लोराइड कभी भी ये टेस्ट नहीं देता, बहुत स्टेबल है, AgF के आपके पास कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे हैं, ठीक है जी। दिस टेस्ट इज गिवन बाय क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है जी। क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, तो क्लोराइड विल गिव दिस टेस्ट, bromide will give this test, iodide will give this test, but not fluoride. So which option we will mark? A, C and D. So answer will be 4, A, C and D. Molecule 3-methyl-1-phenyl hex 4-ene-2-on. तो जी पहले पेशेंस से इसका फॉर्मूला लिख ले, हम जरा लिखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो 6 कार्बन है जी आपके पास, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल है जी, लिख दिया जी, 1 पे फिनाइल है जी, 2 पे ओन और 4 पे डबल बॉन्ड। दिख रहे जी, पूरा कर ले स्केलेटन। तो ये हमने CH2 कर दिया, CH 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 एंड CH3। पहले हम फॉर्मूला करेक्ट लिखे, बाकी बातें तो बाद में। विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? लेट्स चेक। डबल बॉन्ड आ गया जी फिर से, और दो ग्रुप्स डबल बॉन्ड के डिफरेंट दिख रहे हैं, H और मिथाइल और H और ये पूरा, यस ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। ऑप्टिकल की बड़ी सिंपल कंडीशन, यू कैन फाइंड अ कायरल सेंटर, इफ यू फाइंड एनी कायरल सेंटर तो यस ऑप्टिकल हो जाएगी। आई होप देयर इज अ कायरल सेंटर एज वेल, यस। एंड व्हाट अबाउट टॉटोमेरिज्म? वेरी इंपॉर्टेंट, टॉटोमेरिज्म, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो ग्रुप होना चाहिए, साथ में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो कीटो ग्रुप भी है जी और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो टॉटोमेरिज्म भी हो जाएगी। सो व्हाट इज आंसर? A, B एंड C। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, टॉटोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रख के जाएं जी। Pick the incorrect statement from the following. Glucose exists in two different crystalline forms, alpha D glucose and beta D glucose. Yes. Cyclic structure of alpha D glucose and beta D glucose is called pyranose structure. Correct. Alpha D glucose and beta D glucose are enantiomers. No, alpha D glucose and beta D glucose are एनोमर्स। एनोमर्स, एनोमर्स जो एनोमेरिक कार्बन पे डिफर कर रहे हैं, और एनेंशियोमर्स जो जितने भी कायरल सेंटर उस पे डिफर करेंगे, तो दे आर एनेंशियोमर्स, नॉट एनेंशियोमर्स, दे आर एनोमर्स।
Cellulose is a straight chain polysaccharide made up of only beta glucose units. Yes, बायोमोलिक्यूल्स आपको डबल बेनिफिट देता है. बायो में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, केमिस्ट्री में उसके बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इसलिए बायोमोलिक्यूल्स हमारी एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री पार्ट है जरूर उसको पढ़ के जाएं. ठीक है जी, ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी से अटेम्प्ट हो जाएं. इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन, कोऑर्डिनेशन पे आ गया जी, अच्छा सा क्वेश्चन. पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से ज्यादा है, पहले इस बात पे फोकस करें. पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है यानी डेल्टा नॉट पेयरिंग से कम है, डेल्टा नॉट पेयरिंग से कम है. ठीक है जी. अब डेल्टा नॉट जब पेयरिंग से कम होता है, ये कौन सा केस होता है? वीक फील्ड लाइगेंड. इसीलिए वीक फील्ड लाइगेंड पेयरिंग नहीं कराते. तो अगर डेल्टा नॉट लेस देन पी है, मतलब ये वीक फील्ड लाइगेंड है. और अगर ये वीक फील्ड लाइगेंड है तो इसका मतलब हमारे पास D4 है. अब D4 में आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन भरोगे? T2G में जाएंगे और पेयरिंग नहीं करना है तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? EG में. तो T2G3 EG1, T2G3 EG1. और ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन में. ठीक है जी. तो इसका मतलब हम इसके आंसर की ये मार्क करेंगे. चलें जी नेक्स्ट. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर रेट कांस्टेंट दिया है तो हाफ लाइफ. अरे मैम ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो हमें रेट कांस्टेंट दिया है तो हमें तो फॉर्मूला याद ही है. हम सबको फॉर्मूला याद है, टी हाफ इज 0.693 बाय के. 0.693 बाय के. ठीक है जी. टी हाफ इज 0.693 बाय के. पर ये तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा. अब क्या करें? तो बेटा जी जब आप इसकी कैलकुलेशंस करते हो, जब आप इसकी डेरिवेशन शुरू से देखते हो, तो ये पता कहाँ से बनता है? दिस इज ln2 बाय के, ln2 बाय के. ठीक है. और अगर आप ऐसे नहीं याद कर रहे तो कोई नहीं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ. ln2 बाय के को क्या लिखेंगे? 2.303 इंटू log2. और log 2 की वैल्यू जब आप डालोगे तो आ जाएगा. तो दस ब्यूटीफुल वे ऑफ आस्किंग कि 0.693 बाय के तो है ही, आपको याद ही है फर्स्ट ऑर्डर का. पर अगर वो ऑप्शन नहीं है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ln2 बाय के, क्योंकि इसको सॉल्व करके ही एक्चुअली 0.693 आता है. तो आंसर इज 4. ठीक है जी. चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ. और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट को तो बिल्कुल मिस ना करें. ईज ऑफ कपलिंग रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कपलिंग रिएक्शन बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल जो इंक्लूड हुए ऑर्गेनिक में तो टेस्ट की वेटेज बढ़ गई. आपने देखा था 2026 नीट पार्ट 1 में आपके पास टेस्ट के क्वेश्चन आए, थैलिन डाई टेस्ट एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें प्रैक्टिकल्स पार्ट कवर था. यानी टेस्ट पार्ट जो है आपका फंक्शनल ग्रुप्स का ऑर्गेनिक का, बहुत अच्छे से करके जाएं. कपलिंग इज वन ऑफ देम. मैक्सिमम ईज ऑफ कपलिंग कहाँ सबसे ज्यादा होगी? जहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे होंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग. अब OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है क्योंकि प्लस आर और माइनस आई और प्लस आर माइनस आई से स्ट्रॉन्ग है. मिथाइल ग्रुप में प्लस आई भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, पर रेजोनेंस नहीं है. NH2 का प्लस आर प्लस माइनस आई से बहुत ज्यादा है. और NH2 स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दिस ऑप्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया. इसीलिए दो ही मॉलिक्यूल है कॉमनली जो कपलिंग को प्रमोट करते हैं, जिसमें कपलिंग पक्का होती है. फिनोल में पक्का पढ़ते हैं हम और एनिलीन में जरूर पढ़ते हैं. फिनोल एंड एनिलीन. और एनिलीन में वो टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि प्लस आर ज्यादा है. और नाइट्रो की तो बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है क्योंकि वो तो माइनस आई और माइनस आर है. ठीक है जी. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर गया दिस ऑप्शन. ठीक है जी. चलिए जी, ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन. आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिली होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. ठीक है जी. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे काम, स्टे पॉजिटिव और एक बार अपनी लास्ट प्रैक्टिस, लास्ट जोर लगा ले. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच.